Hello everybody. In this lecture we will learn about the carbon and its compounds. देखिए इस चैप्टर में हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कार्बन क्या होता है, फिर आपको पता होना चाहिए कि उसके कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए कार्बन जो है वो एक तरीके से ना नॉन मेटल की तरह कंसिडर किया जाता है। कार्बन की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, 6 होता है। इसका जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर सेकंड ऑर्बिट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कार्बन दे भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। लेकिन हम पूरे के पूरे इस चैप्टर के अंदर हम कार्बन को एक किस तरीके से देखेंगे, एक नॉन मेटल की तरह कंसिडर करेंगे। तो अगर मैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट होगा जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ये आपका सेकंड ऑर्बिट होगा जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, 1 2 3 एंड 4, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 2 and 4। ठीक है, तो आउटरमोस्ट शेल के अंदर कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपको पता है कि आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीटली फिल करने के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले भी सकता है और जो आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको दे भी सकता है। तो हम इसी चीज को डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से देखते हैं। ये तो आपका पूरा का पूरा कार्बन का क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसको हम नॉन मेटल की तरह ट्रीट करते हैं पूरे लेक्चर में। अब कार्बन मिलता कैसे है एटमॉस्फेयर में? कार्बन का जो अकरेंस होता है वो 2 तरीके से होता है। एक तो फ्री स्टेट में मिलता है और दूसरा कंबाइंड स्टेट में कार्बन मिलता है। फ्री स्टेट का मतलब क्या है? देखो फ्री स्टेट का बेसिकली मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन मिले, ओनली कार्बन आपको मिले। ठीक है, ओनली कार्बन जब आपको मिलेगा तो उसको हम बोलेंगे फ्री स्टेट ऑफ द कार्बन। कंबाइंड स्टेट का मतलब होता है कि कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो या फिर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो, इस तरीके से अगर कार्बन मिल रहा है तो उसको कंबाइंड स्टेट ऑफ द कार्बन बोलेंगे। तो फ्री स्टेट ऑफ द कार्बन का मतलब होता है कि ओनली कार्बन प्रेजेंट हो, उसको हम फ्री स्टेट ऑफ द कार्बन बोलते हैं। गेट इट? ओके, अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि फ्री स्टेट में किस किस तरीके से मिलता है। तो फ्री स्टेट का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ओनली कार्बन प्रेजेंट हो उसको हम फ्री स्टेट बोलते हैं। देखिए फ्री स्टेट का पहला तरीका होता है, फर्स्ट जो टाइप होता है फ्री स्टेट का वो होता है डायमंड। डायमंड जो होता है वो एक फ्री स्टेट ऑफ कार्बन का एग्जांपल है। डायमंड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं? डायमंड इज अ कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैव द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस। व्हाट डज इट मीन? डायमंड एक कलरलेस और ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, मतलब कि इसके आर पार देखा जा सकता है। इट्स ब्रिलियंट। आप बोल सकते हो कि इसकी जो ब्रिटलनेस होती है, अर्थ के ऊपर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस के नाम से भी इसको हम बोल सकते हैं। दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। ओके, सो इतनी बातें आपको डायमंड के बारे में याद रखनी है। ओके, हार्डेस्ट सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। इसके अंदर जो कार्बन का अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, आप देख सकते हो। लेट मी जूम फॉर यू। यहाँ पे कार्बन होगा, फिर कार्बन होगा, फिर इस तरीके से एक अरेंजमेंट होगा। एक आप बोल सकते हो कि पिरामिड जैसे इसके अंदर एक अरेंजमेंट होता है। आपको अगर एग्जाम में बनाना है तो आपको कैसे बनाना होगा? आप ऐसे बना सकते हो, दिस इज कार्बन, देन these are the carbons, then these carbons are attached with 4 carbons, तो each carbon is attached with another 4 carbons। तो इस तरीके से आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये आपकी क्या होगी? स्ट्रक्चर ऑफ द डायमंड होगा, या फिर बोल सकते हो अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन इन डायमंड। ओके, तो these are the characteristics of diamond। ये आपका फ्री स्टेट में मिलने वाली पहली कंडीशन है डायमंड की। ओके, लेट्स मूव फर्दर। द सेकंड कंडीशन विच इज नोन एज द ग्रेफाइट। वो ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट भी एक फ्री स्टेट में मिलने वाला कार्बन है। ठीक है, अब कार्बन तो है लेकिन इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? ग्रेफाइट अपने आप में एक सॉफ्ट सब्सटेंस होता है और सॉफ्ट सब्सटेंस के साथ साथ ये एक इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इसलिए ये एक बोल सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। एक इलेक्ट्रॉन फ्री क्यों होता है इसके स्ट्रक्चर से देखेंगे। यहाँ पे एक कार्बन जो होता है वो आपका 3 कार्बन के साथ में अटैच होता है। ठीक है, एक कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच होता है। जब एक कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच होता है, मैंने आपको पहले बताया कि कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 कार्बन्स आर फ्री। अब अगर ये 3 कार्बन अटैच होंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन विल बी फ्री। दिस 1 इलेक्ट्रॉन विल बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, अब ये एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह, तो इस तरीके से हर कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रिसिटी कैन कंडक्ट इन ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट यू कैन से दिस इज द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इसके यूज क्या होते हैं? यूज ग्रेफाइट का होता है कि ये एक लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है। कहाँ है लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है? इन बिग मशीनरीज, जहां पे बहुत बड़ी हैवी मशीनरीज जहां पे यूज होती है, तो इसको पाउडर्ड लुब्रिकेंट की तरह हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ये ब्लॉक इलेक्ट्रोड्स की तरह यूज किया जाता है। व्हाट डज इट मीन? ब्लॉक इलेक्ट्रोड्स का मतलब है जो आपके जो ड्राई सेल होते हैं, ड्राई सेल को अगर आप तोड़ के देखोगे तो बीच में एक इलेक्ट्रोड मिलेगा ऐसा।
ठीक है, दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड यू विल फाइंड देयर। तो दिस इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट ओनली। ओके, तो आप ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 3 इलेक्ट्रॉन से अटैच्ड होगा। ओके, दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रेफाइट। लेट्स मूव फर्दर। और कहाँ यूज, पेंसिल के अंदर यूज होता है जो हम लिखते हैं ब्लैक कलर की। नेक्स्ट जो फ्री स्टेट होता है वो तीसरा कलर, तीसरी कौन सी चीज होती है जिसमें फ्री स्टेट में कार्बन मिलता है, जिसको हम बोलते हैं बकमिंस्टर फ्लोरीन। बकमिंस्टर फ्लोरीन एक फ्री कार्बन स्टेट का ही एग्जांपल है। ये कुछ फुटबॉल जैसा दिखाई देता है, ठीक है। इसके अंदर एक जो आपका मॉलिक्यूल है बकमिंस्टर फ्लोरीन का वो 60 कार्बन से मिलके बना होता है। लुक लाइक दिस, कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। तो इसका जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो वो आपका बकमिंस्टर फ्लोरीन का फुटबॉल जैसा कार्बन 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 है। दीज आर द कार्बन्स, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है। इस तरीके से जो पॉइंट है वो सब कार्बन के ही बने हुए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डार्क सॉलिड मड की फॉर्म में आपको रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल होगा। लेट्स मूव फर्दर। अब हम देखेंगे, फर्स्ट हमने देख लिया कि फ्री स्टेट में 3 तरीके से मिलता है, ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन। नाउ वी विल सी द कंबाइंड स्टेट ऑफ द कार्बन। इसके अंदर क्या होगा कि जो कार्बन होगा वो हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन के साथ में मिलेगा 100%, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कार्बन जो होगा वो अलग अलग चीजों से मिलके बना होगा, अलग अलग चीजों के साथ में कंबाइंड होगा। पहला जो कंबाइंड स्टेट होता है उसका नाम होता है हाइड्रोकार्बन्स। ओके, हाइड्रोकार्बन नाम से ही पता चल रहा है कि कार्बन अगर कार्बन की चेन के चारों तरफ अगर हाइड्रोजन लगे हुए हो तो उसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। बेसिकली व्हाट आई वांट टू से, जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डेड हो उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्लियर हुई बात? ओके। हेलो एल्केन क्या होता है? देखो, हेलो एल्केन के अंदर भी हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट टाइप जो बॉन्डेड होता है या फिर कंबाइंड स्टेट होती है इसको अल्कोहल्स बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं, कीटोन्स बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ईच एंड एवरी पॉइंट वी विल डिस्कस इन डिटेल। फर्स्ट वी विल गो विद द हाइड्रोकार्बन्स। देखो, हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि कार्बन के अलावा यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। हेलो एल्केन्स के अंदर हम देखेंगे कि जो क्लोरो ब्रोमो आयोडो होते हैं वो क्लोरीन कार्बन के साथ में अटैच होता है। अल्कोहल के अंदर OH एक आपका क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा, वो अटैच होगा। 1 by 1 ईच एंड एवरी टॉपिक वी विल डिस्कस। ये सारे कंडीशन क्या है जिसमें जो कार्बन होता है वो कार्बन के अलावा किसी और चीज के साथ में कंबाइंड होता है, ठीक है। दीज आर द कंडीशंस, दीज आर द कंबाइंड स्टेट ऑफ द कार्बन। लेट्स मूव फर्दर। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स। आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स। व्हेन कार्बन की जो चेन है उसमें अगर हाइड्रोजन लग जाए, है ना, तो दिस इज नोन एज द हाइड्रोकार्बन। आई होप यू गॉट द पॉइंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हाइड्रोकार्बन? जब कार्बन की एक चेन हो उसमें अगर हाइड्रोजन अटैच हो जाता है तो उसको ही हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? और क्या क्या बातें हम इसमें देख सकते हैं। 2 तरीके का हाइड्रोकार्बन होता है, एक होता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होगा आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर मैंने कार्बन और कार्बन की एक चेन ली, लॉन्ग चेन ली, इस कार्बन की चेन में आपको पता है कि एक कार्बन 4 फ्री इलेक्ट्रॉन रखता है। एक तो इसको दे दिया, यहाँ पे ये 3 रखेगा, यहाँ पे 2 रखेगा, ये 2 रखेगा, ये 2 रखेगा, ये 3 रखेगा। क्लियर होगी बात? ओके। अब अगर यहाँ पे जितने हाइड्रोजन की जरूरत है, जितने इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना सकते हैं, उतने अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। गॉट इट? दिस इज कॉल्ड द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दिस इज कॉल्ड द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बट व्हाट इज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? जितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है उतने अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो तो उस कंडीशन में कार्बन को अपने दूसरे या पिछले या अगले कार्बन के साथ में ही बॉन्डिंग करनी होती है। या तो वो डबल बॉन्ड करेगा या ट्रिपल बॉन्ड करेगा। जितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है उतने अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो उस कंडीशन को ही बोलते हैं क्या? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आई होप यू गॉट द पॉइंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? क्लियर होगी बात? सैचुरेटेड का मतलब कंप्लीटली फिल्ड, अनसैचुरेटेड मतलब जितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है उससे कम हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं हम। देखो, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का, कि अगर यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, अगर मैं इसका एक डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से डॉट स्ट्रक्चर बनेगा। ये तो एक फुल्ली फॉर्म्ड स्ट्रक्चर हो गया हाइड्रोकार्बन का। बट अगर मैं यहाँ पे एक डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं इसी का ही, तो कैसे बनेगा? आपको पता है कि एक कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस कार्बन के भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस कार्बन के भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो हर हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1-1 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। क्लियर होगी बात? अब देखो,
ये जो हाइड्रोजन है वो अपना आउटरमोस्ट शेल पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन मांगेगा, ये मांगेगा 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी मांगेगा 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से हर हाइड्रोजन का 2-2 इलेक्ट्रॉन से अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट होगा। बट बात आती है कार्बन पे कि कार्बन अपने अपने कार्बन आउटरमोस्ट शेल को कैसे कंप्लीट करेंगे। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर। तो देखो ध्यान से किस तरीके से करेंगे। अगर मैं बात करूं इस कार्बन की, तो ये अपने आउटरमोस्ट शेल को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन कहां से लाएगा, देखो 2, फिर 2, फिर इस तरीके से 2, फिर 2, ये हो गया आपका कितना 8। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आउटरमोस्ट शेल इस कार्बन की तो कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे दूसरे कार्बन की। तो यहाँ पे अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूं, तो ये अपने 8 कैसे कंप्लीट करेगा, 1 2, ये इस कुछ इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा, देन इट विल कवर द 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे देखो 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से ये पिछला वाला भी करेगा। इस तरीके से सारे के सारे एक दूसरे का क्या करेंगे, कंप्लीशन करेंगे। तो ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोवैलेंसी। एक दूसरे की मदद करना है, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी आप बोल सकते हो। दिस इज कॉल्ड द कोवैलेंसी, टाइप ऑफ कोवैलेंसी यू कैन से। ओके, बात आ गई समझ। ओके, अब हम बात करेंगे एल्काइल ग्रुप्स की, है ना। एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, अभी हमने देखा कि एक कार्बन लॉन्ग चेन बनाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कार्बन 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 कुछ इस तरीके से लॉन्ग चेन बना रहा था। यहाँ पे जितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट थी उतने हाइड्रोजन लग रहे थे। लेकिन वन इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज, अगर यहाँ पे कार्बन की चेन पे कोई भी एक एक्स्ट्रा एक कार्बन की चेन लग जाती है, जैसे CH3 अगर लटक जाती है, तो इसको हम बोलेंगे एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप इज नथिंग बट अ डिफरेंट कार्बन ग्रुप, डिफरेंट हाइड्रोकार्बन ग्रुप, जो कि एक मेन चेन के नीचे या ऊपर लटका हुआ हो, उस ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब इनका नाम कैसे देते हैं, नाम देना अभी सीखेंगे। तो बस इतना भी याद रखो कि इसको बोलेंगे एल्काइल ग्रुप। दिस इज नोन एज द एल्काइल ग्रुप। ओके, अभी हम नेमिंग देना सीखेंगे, विच इज बेस्ड ऑन द IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इनका नाम देना सीखेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो एल्काइल ग्रुप कुछ नहीं होता, जब कार्बन की चेन, अगर कोई कार्बन की चेन है, सिंपल कार्बन की चेन है, अगर उस कार्बन की चेन के हटके अगर कोई भी कार्बन की चेन आ जाती है, दिस इज एल्काइल, दिस इज एल्काइल। ओके, जरूरी नहीं है कि एक ही कार्बन हो, देयर कैन बी 2 और मोर देन 2 कार्बन। मतलब एक सिंपल कार्बन की चेन बन रही थी, उस सिंपल कार्बन की चेन पे यहाँ पे C2H5 आपका अलग से लटका हुआ है, तो दिस C2H5 विल बी नोन एज द एल्काइल ग्रुप ऑफ फॉर दिस कार्बन चेन। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ओके, अब देखिए, अ ग्रुप मेड अप ऑफ द रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन। अब देखो 1 हाइड्रोजन ही रिमूव हुआ है, क्यों, CH5 होना कितना चाहिए था, C2H6 होना चाहिए था, बट एक हाइड्रोजन हट गया और यहां बन गया C2H5। तो गॉट इट। अब हम नेमिंग देना सीखेंगे हाइड्रोकार्बन की। ठीक है, नेमिंग देने के लिए 3 स्टेप फॉलो करने हैं। कार्बन की काउंटिंग, कार्बन के बीच वाला बॉन्ड, उसके बाद में उसका नाम। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले अगर एक कार्बन प्रेजेंट हो पूरी चेन में, तो आप यहाँ पे जो सफिक्स लगाओगे वो होगा आपका, प्रीफिक्स लगाओगे वो होगा आपका मेथ। 2 होगा तो एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इस तरीके से कार्बन के काउंट के साथ में उनका नाम चेंज होता जाएगा। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे 3 कार्बन है और यहाँ पे लगा हुआ है हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लियर हो गई बात, तो इसका नाम क्या होगा, सिंपल हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो देखो 3 कार्बन के लिए सबसे पहले स्टेप है, आप क्या देखो, नंबर ऑफ कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं हम, PROP, प्रॉप लगाते हैं ना। तो यहां लिखेंगे प्रीफिक्स के रूप में PROP। क्लियर हो यहां तक बात। अब दूसरे स्टेप होता है कि हम कार्बन और कार्बन के बीच में यहां पे देखते हैं क्या, बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम सफिक्स के रूप में लगाते हैं ANE। ठीक है, और अगर डबल बॉन्ड है कोई भी किसी भी कार्बन के बीच में, तो हम लगाते हैं ENE, इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है कोई भी कार्बन के बीच में पूरी चेन में कहीं पे भी, तो हम लगाते हैं YNE, आइन। ठीक है, तो एन इन आइन। तो यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में, तो लगाएंगे एन। तो प्रॉप तो लगा दिया सफिक्स, और ANE लगाएंगे हम प्रीफिक्स। सॉरी, दिस इज द प्रीफिक्स, दिस इज द सफिक्स। गॉट इट। अब हम दोबारा देखते हैं, अगर मैं आपको एक नाम दूं यहाँ पे C4 और यहाँ पे डबल बॉन्ड, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, देन व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस ग्रुप। तो सबसे पहले हम काउंट करते हैं, पहले स्टेप होता है हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 4। तो 4 के लिए लगाते हैं ब्यूट, BUT। इसको बट नहीं बोलते, इसको ब्यूट बोलते हैं। कितने बॉन्ड हैं यहाँ पे, डबल बॉन्ड आ गया, तो एन की जगह यहाँ क्या लगेगा, इन। तो ENE, इन नाम हो जाएगा ब्यूटीन। दैट्स इट। एक और एग्जांपल लेते हैं,
अगर मैंने यहाँ पे लगाया कार्बन 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 और एक और कार्बन और यहाँ पे लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड, अब यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दिस इज 4 दिस इज 4, हर कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं 4 से कम नहीं, तभी वो कंप्लीट माना जाएगा, वो चेन कंप्लीट मानी जाएगी। क्लियर होगी बात। यहाँ पे लगा दिया मैंने हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। अब इसका नाम देंगे तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या पेंट PENT, तो यहाँ प्रीफिक्स लगाना होगा PENT पेंट। ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाएंगे तो YNE। क्लियर हो गई बात, पेंटाइन। गॉट इट। तो इस तरीके से आपको नेमिंग देनी होती है। क्लियर हो गई, यस। तो 5 कार्बन के लिए 8 कार्बन होगा तो आप जो प्रीफिक्स लगाओगे वो ऑक्ट लगाओगे। पीछे जो आपका सफिक्स लगाना है वो किसके हिसाब से लगाना है, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE लगाना है, डबल बॉन्ड के लिए ENE लगाना है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE लगाना है। क्लियर हो गई बात, ये आपको याद रखना है। लेट्स मूव फर्दर। अब हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, अभी तक हम सिर्फ देख रहे थे कार्बन और कार्बन की चेन होती है, सिंपल कार्बन की चेन है, उसके चारों तरफ क्या लगा हुआ था, हाइड्रोजन लगा हुआ था। लेकिन अब हम यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह क्या लगाएंगे, फंक्शनल ग्रुप्स लगाएंगे। फंक्शनल ग्रुप्स वो होते हैं जो कार्बन की चेन में जुड़ के पूरी की पूरी जो आपका प्रोडक्ट बना है उसकी कैरेक्टरिस्टिक को ही, उसकी केमिकल उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को ही क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। देखो किस तरीके से। सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है आपका हेलो एल्केन्स। ठीक है, हमने पढ़ा था। तो हेलो एल्केन क्या है, हेलो एल्केन के अंदर कुछ चीजें आती हैं, क्लोरो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो ये 3 आपके कार्बन चेन में लगे होंगे। कार्बन की चेन है, अगर कार्बन की चेन में क्लोरीन लगा दूंगा, फॉर एग्जाम्पल ब्रोमीन लगा दिया मैंने यहाँ पे Br, तो ये कुछ इस तरीके से इसका नाम दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। देखिए ध्यान से देखिए इसका नाम कैसे देंगे। इसका नाम देंगे सबसे पहले स्टेप होता है कार्बन कार्बन कार्बन। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, नाम होगा BUT प्रीफिक्स। सिंगल बॉन्ड है तो ANE ब्यूटेन। अब यहाँ पे है ब्रोमीन तो यहाँ लगाएंगे ब्रोमो, तो आगे भी लगा सकते हो चाहो तो ब्रोमो, चाहो तो ब्रोमो पीछे भी लगा सकते हो, इट्स योर चॉइस। ओके, ब्रोमीन की जगह यहाँ पे आयोडीन होता तो आयोडो लगाते। समझ में आ गई। तो इस तरीके से पूरा का पूरा नाम बनेगा। तो ये हैलोजन आपका क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, जो कि नाम के साथ प्रॉपर्टीज भी चेंज कर देगा कार्बन की। अब हम देखेंगे अल्कोहल। अल्कोहल भी एक तरीके से क्या है, आपका फंक्शनल ग्रुप है, जो कि कार्बन की चेन में किस रूप में लगा हुआ मिलेगा आपको, OH के रूप में लगा हुआ मिलेगा। कार्बन की चेन है और OH में लगा हुआ मिलेगा, तो नाम में क्या परिवर्तन आएगा, नाम में क्या चेंज आएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले कार्बन काउंट करेंगे, मैथ एथ प्रोप, नाम आएगा PROP प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो ANE प्रोपेन। अब देखो ध्यान से, OH जहां आ जाता है तो उसके नाम के सफिक्स में मतलब पीछे ओल लगा दिया जाता है, OL ओल लगा दिया जाता है, तो यहां लगाएंगे प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। समझ आ गई बात। ओल, और मैं आपको एग्जांपल दूं और क्लियर करूं तो यहाँ पे OH लगा दिया, यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन्स की जरूरत है उतने हाइड्रोजन्स लगा दिए, जितने भी हाइड्रोजन्स की नीड है हमने यहाँ पे हाइड्रोजन्स लगा दिए, मैथ एथ प्रोप ब्यूट। तो यहाँ लिखेंगे हम ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और OH लगा हुआ है तो ओल, तो ब्यूटेनॉल। क्लियर होगी बात। तो अल्कोहल इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग होंगी। अब हम देखते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप कुछ नहीं होता, एल्डिहाइड ग्रुप में हम लगाते हैं COH। ठीक है, मतलब कार्बन 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 की चेन होगी, उसमें COH लगा मिलेगा। अब जो COH होता है अगर उसमें खोल के देखो तो कुछ इस तरीके से आपको ये दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, C डबल बॉन्ड O और एक H, इस तरीके से। ठीक है, तो इसका नाम जब काउंट करेंगे तो जो COH लगा हुआ है वो भी आपका काउंटिंग में काउंट होगा, मतलब जब कार्बन्स काउंट करेंगे तो ये काउंट करना पड़ेगा। मैथ एथ प्रोप ब्यूट, तो नाम होगा BUT। सिंगल बॉन्ड है तो ANE ब्यूटेन। अब देखो यहाँ पे अगर आपका एल्डिहाइड लगा हुआ है तो नाम में पीछे लगाना पड़ेगा एल, तो ब्यूटेनेल। क्लियर हो गई बात, नाम के पीछे AL लगाना पड़ेगा, एल, तो ब्यूटेनेल हो गया। अगर मैं और क्लियर करना चाहूं तो ये आपका COH यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब इसका नाम अगर यहाँ पे देना पड़ेगा तो किस तरीके से इसकी नेमिंग होगी, मैथ एथ प्रोप, PROP प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो ANE और पीछे लगाना पड़ेगा हमें एल, तो प्रोपेन एल। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं। ये आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट इज द कीटोन फंक्शनल ग्रुप। कीटोन फंक्शनल ग्रुप का जो पहचान होती है वो होती है कार्बन और उसके ऑक्सीजन लगा होता है, और इसकी एक पहचान होती है ये हमेशा बीच में लगेगा। क्यों, ये आगे और पीछे अपने कार्बन की पूरी चेन रखता है।
अगर एग्जाम्पल दूं मैं यहाँ पे, तो ये आपकी कार्बन की चेन है, तो इसके या इस पे ऑक्सीजन लगा दो तो ये आपका कीटोन है। अब इसका नाम के पीछे ONE लगता है, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, यहाँ लिखूंगा BUT। यहाँ पे सब जगह हाइड्रोजन लगा हुआ है, डोंट वरी, ओके। यहाँ पे सब जगह आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है, क्लियर हो गई बात। ब्यूट, अब सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में तो एन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा अब तो सिंगल बॉन्ड ही लगा रहे हो, कभी डबल बॉन्ड लगाया नहीं, कोई बात नहीं, डबल बॉन्ड लगा लेंगे नेक्स्ट एग्जांपल में। ब्यूटेन और पीछे लगाना पड़ेगा आपको ONE, तो नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉन, क्लियर हो गई बात। और क्लियर करूं मैं आपको, अब मैं बॉन्ड लगा के दिखाता हूं, डबल बॉन्ड, यहां पे ऑक्सीजन, दिस इज हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लियर हो गई। ये तीन, ये हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, PENT पेंट। अब देखो डबल बॉन्ड आ गया तो यहां लगाना पड़ेगा पेंट इन, ENE इन, और यहां पे कीटोन लगा हुआ है तो पेंटिनॉन, ONE। तो इस तरीके से नाम देना टुकड़ों में, उसको मिला देना, दैट्स इट। ये फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है COOH। इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, C डबल बॉन्ड O और OH, तो इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जानते हैं। कार्बन और कार्बन की कोई भी एक लॉन्ग चेन ले लो और यहाँ पे किसी लास्ट वाले कार्बन पे आपको ये लगा हुआ मिलेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। इसका नाम कैसे देंगे, सिंगल बॉन्ड है मैथ एथ प्रोप ब्यूट, कुछ ऐसा नाम होगा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है ANE ब्यूटेन, और लास्ट में जो नाम देना होगा, जो इसका सफिक्स होगा वो होगा OIC, ओइक एसिड। ओइक एसिड आपको यहाँ पे सफिक्स यूज करना है इन द केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लेट्स मूव फर्दर। ये तो हो गया आपके सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स। अब हम देखने वाले हैं आइसोमर्स के बारे में। आइसोमर क्या होते हैं, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ओके, आइसोमर का मतलब होता है कि जिनका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो सेम होता है बट स्ट्रक्चर अलग होता है। कोई एग्जाम्पल लेके बताओ, तो यहाँ पे हम लेते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे, देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ब्यूटेन का एक एग्जाम्पल लेता हूँ, तो मैथ एथ प्रोप ब्यूट, मैथ एथ प्रोप ब्यूट ले लिया। इसके बाद में अगर मैं ब्यूटेन को यहाँ पे अगर हाइड्रोजन देखूं तो कितने लगेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब आपके दिमाग में आएगा कि ऐसे हाइड्रोजन काउंट करूंगा क्या मैं, नहीं, मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा आपको। हाइड्रोजन कार्बन पता होगा, हाइड्रोजन नंबर आपको पता चल जाएंगे, कैसे, फॉर्मूला बताता हूं पहले मैं आपको, फिर आगे हम इसको करेंगे। 3 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है CnS2n+2। ये फॉर्मूला काम आता है किसके लिए, सिंगल बॉन्ड वाले के लिए, मतलब सब कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड है, नंबर ऑफ कार्बन पता होगा तो हाइड्रोजन का नंबर पता चल जाएगा। दूसरा फॉर्मूला होता है CnH2n, ये काम आता है किसके लिए, डबल बॉन्ड के लिए, ठीक है, जहां पे कार्बन में कहीं पे भी एक भी जगह डबल बॉन्ड आ गया तो ये आपको यूज करना है टू फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तीसरा फॉर्मूला होता है CnH2n-2, तो ये होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड के लिए। अगर कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड आ गया तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन पता होगा तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स आ जाएंगे। क्लियर हो गई बात, ओके। अब हम घूम के वहीं आ जाते हैं दोबारा से आइसोमर के एग्जाम्पल पे। तो मैंने अब ब्यूटेन लिया, तो यहाँ पे कितने कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है तो 1 2 3 4 है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, हाइड्रोजन का नंबर बिना काउंट करे ही आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4 रखो, 4 2 8 10, तो यहाँ आ जाएगा 10, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर हो गई बात, ओके। अब देखो फॉर्मूला ये है। अब यहाँ पे देखो दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं कुछ एक इस तरीके का एक एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक इथाइल ग्रुप ले लिया, एल्काइल ग्रुप जिसको हमने बोला था वो ले लिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब इनको काउंट करो तो यहाँ पे भी कार्बन कितने मिलेंगे, 4, और हाइड्रोजन को काउंट करोगे तो 10 आपको हाइड्रोजन यहाँ पे मिलेंगे। तो जब आपके फॉर्मूले क्या हो, सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो, उनको क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। क्लियर हो गई बात। नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ब्यूटेन, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आपका मैथ एथ प्रोप, तो इसका नाम होगा प्रोपेन, लेकिन इथाइल प्रोपेन। क्यों, एक आपका एल्काइल ग्रुप अलग से लटका हुआ है पूरे के पूरे प्रोपेन में। तो गॉट इट, आइसोमर्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे होमोलॉजियस सीरीज क्या होती है। देखो होमोलॉजी सीरीज का मतलब कुछ नहीं होता, सीरीज का मतलब एक कंटिन्यूटी, कोई एक सीरीज बन रही हो। अगर मैं CH2 का डिफरेंस देख लू किसी में भी, जैसे CH4 एक है, उसके बाद में दूसरा अगर मैं देखूं C2H6, फिर उसके बाद में C3H कितना, यहां पे C कार्बन पे कितना लगेगा, 1 2 6 और 2 कितना हो गया, 8। तो ये एक तरीके से क्या है, सीरीज है। तो
जिस सीरीज के बीच में कितने का डिफरेंस हो, CH2 का डिफरेंस हो, उस सीरीज को ही हम क्या बोल देते हैं, हम होमोलॉजी सीरीज बोल देते हैं। क्लियर होगी बात? तो जिसमें कितने कार्बन का, एक कार्बन का और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस हो, उस ऐसी सीरीज को, ऐसे ग्रुप को हम होमोलॉजिस ग्रुप या होमोलॉजिस सीरीज बोल देते हैं। अब हम देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन क्या क्या होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंबशन। अगर मैं किसी भी कार्बन कंपाउंड को जलाता हूं तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स मेरे पास में आउटकम आता है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स का आउटकम मुझे मिलेगा। अब यहाँ पे कंबशन मैं करवाता हूँ, कोई भी एक कार्बन कंपाउंड ले लिया, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बहुत इजी सा, मैथेन ले लेते हैं, CH4। CH4 को जब मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करता हूँ, बर्न करता हूँ, तो बर्न करने का साइन कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो मेरे को जो रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट, ठीक है। तो यही आपको हमेशा मिलेंगी, याद रखना यही चीज आपको मिलेंगी। CO2 प्रोड्यूस होगा, H2O प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगी और लाइट प्रोड्यूस होगी। जब किसी भी कार्बन कंपाउंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करोगे तो आपको CO2, H2O और हीट लाइट, ठीक है, ये चीजें आपको मिलेंगी। अब हम आगे चलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है किसी भी कार्बन कंपाउंड के अंदर, देखते हैं। सब्स्टिट्यूट होना, सब्स्टिट्यूट का मतलब किसी की जगह आके बैठ जाना। अगर मैं CH4 की रिएक्शन Cl2 के साथ में कराता हूं तो मुझे यहाँ पे कैसे रिएक्शन मिलती है देखते हैं, थोड़ा ओपन करके देखते हैं, थोड़ा खोल के देखते हैं इसको। तो CH4 का मतलब 4 हाइड्रोजन आपके कार्बन के साथ में कुछ इस प्रकार लगे हुए हैं और क्लोरीन क्लोरीन का एक बॉन्ड बना हुआ है। तो जो ये H होगा वो क्लोरीन के साथ में निकल जाएगा, HCl बन जाएगा, और ये जो क्लोरीन होगा वो यहाँ आके बैठ जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा CH3Cl। क्लियर होगी बात? तो आप बोल सकते हो कि सब्स्टिट्यूट होने का मतलब है कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देना। यहाँ पे बोल सकते हो HCl बाहर निकला और CH3Cl आपका यहाँ पे एक प्रोडक्ट बना। क्लियर होगी बात? लेट्स मूव फॉर द एडिशन रिएक्शन। व्हाट विल हैपन इन एडिशन रिएक्शंस? देखो एडिशन रिएक्शन में कुछ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लिया, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये अनसैचुरेटेड है। अगर मुझे इसमें हाइड्रोजन ऐड करवाने हैं तो मुझे यहाँ पे निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, या फिर बोल दो कि H2SO4 से रिएक्शन करवानी पड़ेगी। जहां पे आपको हाइड्रोजन चाहिए होते हैं वहां पे H2SO4 से रिएक्शन करवा दो। या फिर किसी भी अनसैचुरेटेड चीज को सैचुरेटेड करवानी है तो हाइड्रोजन की आप क्या करवा दो, बम्बार्टम मतलब बौछार करवा दो। किसके ऊपर? निकल कैटलिस्ट के ऊपर। उसके ऊपर अनसैचुरेटेड चीजें डाल दो तो अपने आप हाइड्रोजन ऑब्जर्व हो जाता है। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा खोल के देखूं तो कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगी। ये सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और ये आपका यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, प्लस में एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। ये वाला हाइड्रोजन जाके यहाँ मिलेगा और ये वाला हाइड्रोजन आपका यहाँ मिलेगा। तो आपका जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था वो अब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल कन्वर्ट इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। गॉट इट? आई होप यू गॉट इट। क्लियर हो गई बात? जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया इन प्रेजेंस ऑफ द निकल कैटलिस्ट। अब एक इंपॉर्टेंट सूचना कि जो आपका एडिशन रिएक्शन है, या बोल दो कि हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का ऐड करना, ये कमर्शियली कहां यूज होता है? तो आपने देखा है कि आपके पास में ऑयल होता है, तेल होता है, उस तेल को आप किस में कन्वर्ट कर देते हो? डालडा में। नाम सुना होगा डालडा। तो डालडा इज नथिंग बट ऑयल का, ऑयल जो होता है आपके घरों में यूज करते हैं, सरसों का तेल है। उस सरसों के तेल को अगर आप हाइड्रोजन ऐड कर दोगे तो इट विल कन्वर्ट इन डालडा। तो डालडा इज नथिंग बट यू कैन से सैचुरेटेड ऑयल। और जो घरों में जो हम यूज करते हैं ऑयल वो आपका अनसैचुरेटेड ऑयल होता है, ठीक है। तो सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना कैसे? हाइड्रोजन ऐड करना। किसकी प्रेजेंस में? निकल कैटलिस्ट में। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि क्यों करते हैं? क्योंकि ये मोस्ट ड्यूरेबल होता है, इजी आपका ट्रांसपोर्ट होता है इसका, इसलिए हम लिक्विड फॉर्म से थोड़ा सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। जो ऑयल होता है वो कैसा होता है? अनसैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड। और उसके अंदर क्या ऐड करेंगे? हाइड्रोजन ऐड करेंगे, देन इट विल बिकम द सैचुरेटेड विच इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ द ऑयल, और वो बन जाएगा आपका डालडा टाइप में, ठीक है। तो व्हाई वी आर यूजिंग द डालडा देयर? बिकॉज वी वांट इजी ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑयल, दैट्स व्हाई। अब आपकी पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शंस तो होती हैं खत्म। नाउ वी विल डिस्कस द सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले एथेनॉल। एथेनॉल इज नथिंग बट एल्कोहल, है ना, एल्कोहल। मैथ एथ मतलब 2 कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं तो कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मूला दिखाई देगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द एथेनॉल, वी ऑल नो दैट। दिस इज द OL या एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के साथ में मिला हुआ।
इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। कलरलेस होता है, प्लेजेंट स्मेल होती है, बर्निंग टेस्ट होता है, लो बर्निंग पॉइंट होता है इसका 78 डिग्री सेल्सियस पे ही ये जलना स्टार्ट कर देगा। और आप बोल सकते हो कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं ऑक्सीजन के साथ में तो क्या आपको रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी। देखो अब मैं रिएक्शन करवाता हूं इसकी, लेट मी डू दिस। अगर मैं यहाँ पे C2H5OH की रिएक्शन O2 की प्रेजेंस में करता हूं तो इसका मतलब इसको जलाना, तो कुछ नहीं मिलेगा जो आपको पहले मिल रहा था, CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट। क्लियर हुई बात? हीट एंड लाइट ये आपको मिलेगा रिजल्टेंट वैल्यू। ये तो हो गया जलाना, लेकिन मुझे अगर जलाना नहीं है, अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे इसको ऑक्सीजन ऐड करना है तो C2H5OH में जब मैं ऑक्सीजन ऐड करता हूं देन इट विल गिव मी व्हाट, CH3COOH, मतलब ओइक एसिड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात कि जब आप ऑक्सीजन ऐड करते हो एथेनॉल में तो इट विल बिकम एथेनोइक एसिड। लेट्स मूव फर्दर। अब हम बात करेंगे कि सोडियम के साथ में अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं तो क्या रिजल्टेंट वैल्यूज मिलती हैं। तो अगर मैं एथेनॉल की ही रिएक्शन सोडियम से करवा दूं तो C2H5OH प्लस Na, तो यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है वो उड़ जाएगा और आपको हाइड्रोजन गैस तो बाहर जाती हुई दिखेगी, प्लस में C2H5ONa सोडियम एथॉक्साइड आपको मिलेगी। दिस इज कॉल्ड द सोडियम एथॉक्साइड। बस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी इस रिएक्शन में। नेक्स्ट अगर मैं इसकी रिएक्शन एथेनॉल की रिएक्शन C2H5OH की रिएक्शन किसके साथ करवा दी जाए, हाइड्रोजन इसमें एडिशन किया जाए तो क्या रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे जो आपका H2 है वो ऑक्सीजन को लेके भग जाएगा और आपको यहाँ पे मिलेगी CS2 डबल बॉन्ड CS2 अनसैचुरेटेड। आप बोल सकते हो एथेनॉल में अगर हाइड्रोजन डालते हो तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आपको मिलते हैं और H2O जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। दिस H2O पानी बाहर निकल जाएगा। मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन में आपको पानी बाहर निकलते हुए दिखाई देगा बिकॉज वो इजी टू डू होता है उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ द एस्टर। एस्टर को बनाना, एस्टर क्या होता है, अगर मैं C2H5OH का रिएक्शन CH3COOH के साथ करवाता हूं जो कि होता है आपका एथेनोइक एसिड, एथेनॉल और एथेनोइक को दोनों को रिएक्ट करवाता हूं तो आपको यहाँ पे एस्टर बनेगा। और एस्टर कैसे बनता है, दोनों में से एक में से हाइड्रोजन और एक में से OH निकाल दो बाहर, तो मतलब पानी निकाल दो, H2O बाहर निकाल दो और बची हुई चीज को एज इट इज रख दो। तो C2H5 को और O को एज इट इज रखा और यहां से निकला तो OH, तो इस वाले ऑक्सीजन को ही मैंने इधर लिखा, फिर C लिखा, फिर मैंने CH3 लिखा। तो ये आपका एस्टर होता है जो कि एक फ्रूट लाइक आपको क्या देगा, स्मेल देगा। ठीक है, तो ये होता है एस्ट्रिफिकेशन जब आप एथेनोइक और एथेनॉल को मिला देते हो। अब हम बात करेंगे सेकंड इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन की जिसका नाम होता है एथेनोइक एसिड। क्या क्या खास बातें होती है इसकी, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, ये भी एक सौर होता है, ऑफकोर्स सौर होगा, एसिड है तो कलरलेस होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होता है एथेनॉल से 118 डिग्री सेल्सियस होता है, पानी के साथ मिलता है, पिछला वाला भी पानी के साथ मिलता था। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा नहीं देखेंगे इसमें, थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। अगर मैं एथेनोइक एसिड की रिएक्शन NaHCO3 के साथ करता हूँ, Na2CO3 के साथ करता हूँ, NaOH के साथ करता हूँ तो कुछ नहीं होगा, H हटेगा, यहाँ से भी H हटेगा, यहाँ से भी H हटेगा और लगेगा क्या आपका सोडियम एथेनोइट बनेगा, मतलब कि CH3COONA यहाँ पे बनेगा, CH3COONA यहाँ पे बनेगा और CH3COONA यहाँ पे बनेगा और तीनों का नाम एक ही होता है सोडियम एथेनोइट। रिजल्टेंट वैल्यूज क्या मिलेंगी, रिजल्टेंट वैल्यूज आपको CO2H2O, यहाँ पे CO2 प्लस H2O मिलेगा, यहाँ पे CO2 प्लस H2O मिलेगा और यहाँ पे आपको सिर्फ H2O मिलेगा। क्यों, यहाँ पे आपका कार्बन नहीं था और ये तीनों का नाम ही सिमिलर होता है जिसका नाम क्या होता है आपका सोडियम एथेनोइट। क्लियर हो गई बात, लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। देखो आगे मूव करते हैं तो हम देखेंगे सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सोप। सोप क्या होता है, सोप कुछ नहीं होता, सोप बोल सकते हो कि लॉन्ग चेन ऑफ द फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, सोडियम सॉल्ट होता है और लॉन्ग चेन ऑफ द फैटी एसिड्स। क्या होता है, जब आप फैटी एसिड्स को लेते हो तो वो कुछ कार्बन के कुछ इस तरीके से लॉन्ग चेन बनाते हैं COOH। अगर मैं इसको NaOH से मिलाता हूं तो आपको जो रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी H2O प्लस में कार्बन की लॉन्ग चेन और COONA। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द सोप, इसको ही हम क्या बोलते हैं, सोप बोलते हैं। क्लियर हो गई बात, ओके। ये किस तरीके से वर्क करती है, सोप का काम कैसे होता है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप कैसे होता है। देखो मैंने बताया कि जो सोप होता है वो लॉन्ग चेन ऑफ
सोडियम सॉल्ट होता है। तो ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है, ये आपका वाटर में ऐड मतलब पानी में मिल सकता है। और ये वाला जो पार्ट होता है वो किस में ऐड हो सकता है, ये आपका तेल में, ऑयल में ऐड हो सकता है। तो ये वाटर डिसॉल्व होता है, ये आपका ऑयल में डिसॉल्व होता है। क्लियर होगी? ओके। जब हम साफ करते हैं किसी भी कपड़े को तो उसमें एक चीज होती है जिसको बोलते हैं ऑयल, डर्ट, जो कि ऑयल शेप में प्रेजेंट होती है। तो जो ऑयल में डिसॉल्व होने वाला पार्ट होता है जो कि आपका ये वाला पार्ट होता है वो आपकी डर्ट के साथ मिलता है, और जो दूसरा पार्ट होता है जो पानी के साथ डिसॉल्व होता है वो आपका पानी के साथ मिलता है और इसको खींच के बाहर ले जाता है। तो आप बोल सकते हो कि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दो पार्ट होते हैं आपके एक मॉलिक्यूल सोप के अंदर। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफोलिक का मतलब समझ आया? ये फिलिक, फिलिक मतलब पानी में मिल जाना, फोबिक मतलब पानी से दूर चला जाना। तो जब ये वाला जो पार्ट होता है वो पानी में नहीं मिलता, ये किस में मिलता है, ये आपके इसके अंदर डर्ट के अंदर मिलता है। तो फिर खींच के इसको ले जाता है पानी के साथ मिलके। तो दिस इज द एक्शन, वेरी इजी। लिमिटेशंस की बात करें तो हार्ड वाटर के अंदर ये काम नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? तो लिमिटेशंस हार्ड वाटर में क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि हार्ड वाटर के अंदर होते हैं आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट। जो आपका सोप होता है वो लॉन्ग चेन ऑफ द सोडियम के सॉल्ट का लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड होता है। जब हम इसको पानी में डालेंगे साफ करने के लिए तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम इसके ऊपर अटैक करेंगे, दे विल नॉट वर्क प्रॉपरली, और ये इसको साफ नहीं कर पाएगा। हार्ड वाटर के अंदर हम सोप का यूज नहीं कर सकते। देन व्हाट वी हैव टू डू हियर, तो हम डिटर्जेंट यूज करते हैं। डिटर्जेंट कुछ नहीं होता, लॉन्ग फैटी एसिड्स ऑयल की चेन होती है जिसमें COONA की जगह यहाँ पे सल्फर के सॉल्ट होते हैं, SO4Na होता है। तो जब हम इसको, ये आपका डिटर्जेंट होता है, जब हम इसको डालते हैं तो आपका जो कैल्शियम होता है वो सल्फर के साथ मिलके क्या बन जाता है, कैल्शियम सल्फाइड, या मैग्नीशियम से मिलके मैग्नीशियम सल्फाइड, और बाकी आपका पूरा का पूरा फंक्शन फिर सोप की तरह ही होता है डिटर्जेंट में। तो दोनों में डिफरेंस देखोगे तो सोप होता है आपका सोडियम की लॉन्ग फैटी चेन, और यहाँ पे सल्फर सॉल्ट के लॉन्ग फैटी चेन होता है। ये आपका क्या होता है, डिटर्जेंट्स होते हैं। ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर था। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब करना, शेयर करना, जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बताना।